हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी कोशिका में उपस्थित जो कोशिका झिल्ली है उसके बारे में, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो वीडियो में बने रहना है। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोशिका झिल्ली एक असममित संरचना है। यानी कोशिका झिल्ली या जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी कोशिका के अंदर, वह एक असममित संरचना है। असममित का मतलब होता है कि कोई भी एक संरचना है, जैसे कोशिका झिल्ली की संरचना है, तो उसके अंदर जो मध्य की जो रेखा होती है उस मध्य की रेखा के दाएं तरफ या बाईं तरफ, ठीक है, यानी एक तरफ तो क्या हो अलग संरचना हो और दूसरी तरफ क्या हो दूसरी संरचना हो, ठीक है। तो एक मध्य की रेखा हो गई, ठीक है, यानी ये मध्य रेखा है। तो इधर की जो संरचना है और इधर की संरचना में क्या हो बदलाव हो, परिवर्तन हो, अलग अलग हो, तो इस प्रकार की जो संरचना क्या कहलाती है असममित संरचना कहलाती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली क्या है, एक असममित संरचना है। इसके बाद बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली पतली यानी थिन, जीवित यानी लिविंग और चयनात्मक अर्धपारगम्य यानी सेलेक्टिव सेमी परमिबल और अर्ध तरल क्वासीफिल्ड या सेमीफिल्ड संरचना होती है, ठीक है। यानी पतली, जीवित, चयनात्मक, अर्धपारगम्य और अर्ध तरल संरचना होती है, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी आगे बात करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का सबसे बाहरी स्तर है। यानी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल्स जो सेल होती है उनके सबसे बाहरी स्तर को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। पादप, कवक और जीवाणु में यह कोशिका भित्ति के अंदर की ओर उपस्थित होती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके कारण कोशिका झिल्ली क्या होती है सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। पादप, कवक और जीवाणु में कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है कोशिका झिल्ली है वो पाई जाती है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जो है जो कोशिका झिल्ली वह जंतु कोशिका का क्या है सबसे बाहरी परत होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती सेल वॉल या कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट नहीं होती। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है। यानी कोशिका झिल्ली है वो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और यूकैरियोटिक जो कोशिका है उन दोनों कोशिकाओं में क्या होती है प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है और जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली का अध्ययन परिपक्व आरबीसी में किया जाता है और कोशिका झिल्ली या जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो अध्ययन है, पूर्ण जो अध्ययन किया जाता है वो जो परिपक्व या मेच्योर जो आरबीसी होती है उसके अंदर किया जाता है। और क्यों किया जाता है आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली के अध्ययन हेतु परिपक्व आरबीसी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन्स सेल ऑर्गेनिस अनुपस्थित होते हैं। यानी जो कोशिका झिल्ली है उसका अध्ययन परिपक्व आरबीसी में इसके कारण किया जाता है क्योंकि झिल्लियों के जो कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। किस में, आरबीसी में। परिपक्व आरबीसी में क्या होते हैं झिल्लियुक्त कोशिकांग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, इसके कारण इस आरबीसी में कोशिका झिल्ली का वो अध्ययन किया जाता है। अर्थात परिपक्व आरबीसी में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्युजालिका, राइबोसोम ईटीसी एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो केंद्रक वगैरह हो गया जैसे कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे चारों ओर क्या पाई जाती है झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है अध्ययन में क्या होती है मुश्किलें होती हैं, क्योंकि और झिल्लियां भी पाई जाती हैं और जिसका प्रभाव क्या दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली होती है उस पर प्रभाव इनका दिखाई देने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि परिपक्व आरबीसी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है सिर्फ एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसमें अध्ययन में क्या होती है आसानी हो पाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का जो रासायनिक संगठन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें देख सबसे पहले बात करेंगे सामान्य कोशिका की और बाद में बात करेंगे परिपक्व आरबीसी की, ठीक है। तो सामान्य कोशिका में क्या पदार्थ पाए जाते हैं और आरबीसी में क्या रासायनिक संगठन होता है। तो सामान्य जो कोशिका है उसमें प्रोटीन 58 से 59% होता है। वसा की बात करें तो वो 40% होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट वो 1 से 2% होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आर्जिनिन, लाइसिन अधिकता में पाए जाते हैं, ठीक है। वसा है वो वसा को क्या बोल सकते हैं फास्फोलिपिड भी बोल सकते हैं, अर्थात जो वसा है उसका जो समूह है उससे क्या बनता है फास्फोलिपिड है वो बनता है, ठीक है। और इसका जो मिश्रण क्या कहलाता है यानी प्रोटीन और जो वसा है इन दोनों का अगर मिश्रण हो जाए तो इसे क्या कहेंगे लिपोप्रोटीन कहेंगे। तो इसकी जो कोशिका झिल्ली की जो परत है जो बाहरी परत है वो किससे बनी होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, अर्थात प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है,
ठीक है। परिपक्व जो आरबीसी होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा 52% होती है, वसा या लिपिड की मात्रा 40% होती है और कार्बोहाइड्रेट की 8% होती है। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे जो फास्फोलिपिड है, जो वसा है, उसका जो समूह है वो मिलकर क्या बनाता है, फास्फोलिपिड बनाता है। ठीक है। इसी फास्फोलिपिड के बारे में हमें आगे जो पेज पलट रहे हैं उसमें हम देखेंगे। ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे जो कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड, कोशिका झिल्ली में जो फास्फोलिपिड उपस्थित होता है उसकी संरचना के बारे में देखने वाले हैं और इसके बारे में कुछ बिंदु है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो फास्फोलिपिड में दो वसीय अम्ल यानी दो फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल इकाई और एक फॉस्फेट समूह है, वो मिलकर किसका निर्माण करता है, फोस्फोलिपिड का निर्माण करता है। ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि फोस्फोलिपिड का निर्माण किस प्रकार होता है, तो दो वसीय अम्ल, एक ग्लिसरॉल इकाई और एक फॉस्फेट समूह है, वो तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये जो वसीय अम्ल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया और फॉस्फेट समूह है, ये क्या करते हैं, एक कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं फोस्फोलिपिड की संरचना की, कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखो इसमें देखो एक तो भाग पाया जाता है जो ऊपर की ओर, वो शीर्ष भाग होता है, इसे हेड बोलते हैं। ठीक है। ये जो शीर्ष वाला जो भाग होता है ये जल से नहीं होता है, अर्थात हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है। वो इसके अलावा यह ध्रुवीय या पोलर होता है। ठीक है। किसी भी फास्फोलिपिड की संरचना है वो ऊपर से क्या होती है, ऊपर वाला जो भाग कहलाता है वो शीर्ष भाग कहलाता है, और शीर्ष भाग क्या होता है, जल के प्रति स्नेही होता है, जल को पसंद करता है। ठीक है। इसके अलावा यह ध्रुवीय या पोलर होता है। ठीक है। इसमें दो पूंछ पाई जाती है। ठीक है। शीर्ष भाग पाया जाता है, इसके अलावा दो पूंछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है, और जो टेल होती है, दोनों टेल वो जल विरागी होती है, अर्थात हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है। इसके अलावा नॉन पोलर यानी अध्रुवीय होती है। इसमें जो एक पूंछ होती है वो ठोस होती है। ठीक है। और जो दूसरी पूंछ होती है वह तरल होती है यानी लिक्विड होती है। ठीक है। और जो लिक्विड होती है या तरल जो पूंछ होती है वह असंतृप्त वसीय अम्ल होती है। यानी डबल, अगर कहीं किसी भी संरचना में अगर डबल आ जाए, स्टैंडर्ड आ जाए और ट्रिपल स्टैंडर्ड आ जाए तो क्या होगा, वह असंतृप्त वसीय अम्ल कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या हो गया, असंतृप्त वसीय अम्ल, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, संतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम आज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो संरचना है ये शीर्ष भाग कहलाती है, जो जल के प्रति क्या होती है, स्नेही होती है, ध्रुवीय होती है यानी पोलर होती है। ठीक है। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक पूंछ के, एक ठोस होता है, एक तरल भाग होता है। ठोस की बात करें, सॉलिड की बात करें तो क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो तरल भाग होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। बात आ रही है समझ में। और पूंछ वाला जो भाग होता है वो जल विरागी होता है और अध्रुवीय होता है। इसके बारे में थोड़े से पॉइंट है वो आप देख लेते हैं। आगे देखते हैं। फास्फोलिपिड की या फोस्फोलिपिड की प्रकृति उभयधर्मी या एम्फीपैथिक होती है। उभयधर्मी का मतलब हो गया कि यह जल के प्रति क्या होता है, जल स्नेही होती है, इसके अलावा यह जल ध्रुवीय होती है। ठीक है। ठीक है। इसका शीर्ष जल स्नेही वह ध्रुवीय होता है। ठीक है। फास्फोलिपिड की प्रकृति किस प्रकार की हुई, उभयधर्मी, एम्फीपैथिक हुई, क्योंकि इसका जो शीर्ष भाग होता है वो जल के प्रति स्नेही होता है और ध्रुवीय होता है। ठीक है। फोस्फोलिपिड की पूंछ जल विरागी व अध्रुवीय होती है, और जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, जल के प्रति या जल हाइड्रोफोबिक होती है, और इसके अलावा नॉन पोलर होती है, अध्रुवीय होती है। आगे बात करते हैं। फास्फोलिपिड की प्रकृति अर्ध तरल भी होती है, यानी प्रकृति उभयधर्मी तो है ही है, लेकिन यह अर्ध तरल भी होती है, क्योंकि इसमें संतृप्त वसीय अम्ल से बनी पूंछ एक तो सॉलिड होती है, जबकि असंतृप्त जो वसीय अम्ल की पूंछ होती है वो क्या होती है, लिक्विड या तरल उपस्थित होती है। इसीलिए इसे अर्ध तरल भी कहा गया है फास्फोलिपिड की जो प्रकृति है उसको। क्यों कि इसमें एक तरल भाग भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, ठोस भाग भी पाया जाता है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड का द्विस्तर पाया जाता है, और जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर फास्फोलिपिड का क्या स्तर पाया जाता है, द्विस्तर पाया जाता है, दो स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें एक स्तर की, एक स्तर क्यों नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की एकल परत या एक स्तर संभव नहीं है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, एक कोशिका, और इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। और ये जो संरचना पाई जा रही है, ये संरचना क्या कहलाती है, फास्फोलिपिड की संरचना है। ये फास्फोलिपिड का शीर्ष वाला भाग और ये पूंछ वाला भाग है। ठीक है। तो शीर्ष वाला भाग क्या होता है, जल स्नेही होता है। ठीक है।
और जो पूंछ वाला भाग होता है जल विरागी होता है। और इसके अंदर क्या पाई जा रही है, कोशिका में जल पाया जाता है। तो जल विरागी है, इसका मतलब ये जल को पसंद नहीं करता, ठीक है। और कोई भी फॉस्फोलिपिड जल को पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा, इसके साथ कोई भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करेगा। इसके साथ यह यानी जल को पसंद ही नहीं करेगा तो ये यहाँ पे संरचना कैसे बनाएगा, कार्य कैसे करेगा, ठीक है। तो इसके कारण ये इसकी संरचना है द्विस्तरीय होती है, अर्थात इस प्रकार की होती है। द्विस्तर जो स्तर परत होती है वो संभव होती है, अर्थात जो हेड वाला सिर है, हेड वाला जो भाग होता है जो जल के प्रति स्नेही होता है वह क्या होता है, जल के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। इसके अलावा जो टेल वाला है वो केंद्रीय भाग में पाया जाता है, ठीक है, इसके केंद्रीय भाग में पाया जाता है, ठीक है, या बाहर की तरफ पाया जाता है। बात आई समझे, जल स्नेही वाला जल की तरफ और जल विरागी केंद्र की ओर या बाहर की ओर, ठीक है। तो इसीलिए जो कोशिका झिल्ली है उसमें फास्फोलिपिड का स्तर है वो द्विस्तरीय होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम कल मॉडल्स ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।